राम राम जी। आप सबने इतनी वोट कर दी, मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए। आज कहाँ आ गया हूँ? मुजफ्फरनगर। जो हमारे मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय सांसद है श्री हरेंद्र मलिक जी का आज पॉडकास्ट है, जिन्होंने 48 साल एक राजनीति में दे दिए। तो आज भाई उनके मकान में पहुंच गए और सुबह से शाम तक उनके साथ रहूंगा। तो जो भी होगा सब देखेंगे और बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट होगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ। कैसे करोगे आप? मेरे साथ बैठोगे मेरे वाली में, या फिर इसमें ही हो लें आपके वाली में? पिछले वाली सीट पर रहना पड़ेगा हमारा। आपको लड़का हो आगे बैठ जाएगा कैमरा लेके। और और अगर दूसरी वाली गाड़ी भी लेनी तो उसमें नहीं, कोई दूसरी चल सकती। इधर ही हो लो, बाहर हो लो इस वाली पे। सही बात है। चलेंगे इसमें प्रेमपुरी में, जैन में। हाँ, और फिर दूसरी लिस्ट देख। आज तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, 2 जगह तो ये एक तो भतीजा भेजा पंडित जी के साथ राजकिशोर जी की, और एक 1992 तो ये रोज के इतने प्रोग्राम रहे हैं नहीं, आज ज्यादा है जो संडे है। शादी हो शुरू कर दो कुछ आप आज 7 दिन बाद भी तो आए ना? नहीं ऐसा शादियों का है मामला। अच्छा, सामाजिक दायित्व भी का निर्वाह तो करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये राजनीति से ऊपर उठ करके जी फिर आशीर्वाद चलेंगे भाई, बांट लें तड़की। अब 4 टीम बनाई और आप तो एमपी साहब स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। तो जैसा मैं सुबह से देख रहा हूँ इतनी भीड़ हो रही थी। कोई नहीं, आप सुन लो, अटेंड करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते। मैं वो सब कल जाकर कल रहूंगा बात, तो दिग्विजय सिंह साहब से मिलकर उन्हें दूंगा काम। हाँ तो बस लिख के भेज दो, किसे क्या कहलवाना, किसे कहलवाना लिख दियो जानवरों की। जी। तो ये तो रोज का डेली रूटीन है। हाँ तो आदमी ना हो तो हम ही क्या करेंगे। हाँ नहीं, सही बात है। क्योंकि हमारी जो हैसियत है वो इन्हीं की बदौलत है जी। वो ये एहसान करते हैं, अगर हमारे पास काम को आते हैं तो उन पे एहसान करते हैं। तो ये जो आवाज यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कब से रह रहे हो आप? मतलब जन्म यहीं पे हुआ था या गांव में हुआ था? मैं गांव में पैदा हुआ जी। और हमारे पिताजी बाबा जी के टाइम में मकान ले लिया था शहर में, पर हम लोग तो इंटरमीडिएट तो बगरा से किया, तो गांव में रह के किया। जब बीएससी में एडमिशन लिया 73 में जी, तब हम लोग यहाँ शहर में हैं पढ़ने के लिए आए। अच्छा। और जब छुट्टी होती थी तो अपने गांव जा करके अपनी खेती बाड़ी देखते थे। तो खेती का शौक रहा? किसान का बेटा हूँ और किसानी करना तो हमारा पेशा था जी। एक तरीके से गांव में तो बाल वृद्ध किसान परिवार का तो बच्चा भी और बूढ़ा भी काम करता है, और दुर्भाग्य है कि उसके बाद भी किसान खुशहाल नहीं हुआ आज तक। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी भी खेती करते थे, भट्टे का भी बिजनेस था और बसों का बिजनेस। तो शायद हम जब छोटे थे तब हो गया था बसों का बिजनेस। हाँ। तो उस टाइम लोकल बस चलती होंगी जब आप ये हमारी बस थी मुजफ्फरनगर शामली रोड पर। अच्छा अच्छा। उस समय बसों का अच्छा काम था जी। और हम लोग तो पढ़ने से वास्ता था और खाली समय में खेती करनी पड़ती थी। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में ठीक थे, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ने में मतलब मन लगा था ऐसा? हाँ, नहीं पढ़ने में मन लगता, हमने जो भी काम किया वो मन लगा करके किया जी। और मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो नहीं था जी, पर बहुत रद्दी भी नहीं था। अच्छा, मीडियम थे। ठीक थे, पढ़ाई में अपना ठीक करते रहे, परिस्थिति रहे जैसी रही ऐसा ही पढ़ते रहे जी। कोई बचपन का किस्सा बता दो, कोई तकड़ा सा जो आपको याद हो कि भाई मजेदार कोई चीज जैसा। यार सच्चाई, हम गांव के आदमी थे, मजा ही नहीं जाने थे क्या हो। क्या क्या खेलते थे? क्या खेल पसंद था? भाई एक तो गोलम गोल खेलते थे, इट्टी बना के। अच्छा। गेंद बना करते थे कपड़े की,
तरह से उसे कसी धागों से उसे गूंथते थे। अच्छा। और एक कुंडल कुंडल होती, हम्म। उसमें खेलते थे। और कबड्डी थी भाई। पिताजी ने पिटाई भी करी है बचपन में? मेरे ध्यान नहीं, कभी डांटा जरूर हुआ। हमारे ऊपर कंट्रोल बहुत था, परिवार का संयुक्त परिवार था जी। और बहुत कंट्रोल था कि बच्चे बिगड़ ना जाए। हाँ। और हम लोग पढ़ते हुए 7वीं 8वीं आर्य समाज के संपर्क में आ गए। तो आर्य समाज के संपर्क में आने के कारण हम लोग मांस, मछली, शराब, बीड़ी, अंडा, सिगरेट, सनीमा, जी। इनसे दूर रहे। अच्छा। और ये आर्य समाज का प्रभाव था। हाँ। और हमारा परिवार सादगी का परिवार था। जी। उनके पास शाम को बैठने का मौका मिलता था तो अच्छी बात सीखते थे। हम्म। अब सबसे बड़ी कमी होगी आज के युग में कि शाम को नहीं बैठ पाते, अपने बड़ों के पास नहीं अपने बैठते बड़ों के आजकल के पास नहीं बच्चे। बैठते, हाँ जी। बड़े ही नहीं बैठते एक जगह। बड़े ही नहीं बैठते, सही कह रहे हो। अब वो पहले सब एक जगह बैठते थे तो अच्छी बात सीखते थे। जी। और नसीहत कोई भी दे, एक एक अच्छी बात थी पहले हाँ जी। कि गांव में गली में अगर मोहल्ले का लड़का, गांव का लड़का कोई गलत चल रहा है तो कोई भी डांट देता था। हाँ। अब तो फौजदारी हो जाओ, कोई डांट दे। अब तो घर के नहीं डांट पाते। हाँ, घर अब के तो घर डांट को की पाते। गैली जो हाँ, हो जा जी। सच्चाई यही है। हाँ, इतना बुरा हाल चल सच्चाई रहा। यही है भाई। तो जैसा आर्य समाज से आप जुड़े तो आर्य समाजी तो भगवान को नहीं मानते, नहीं, पूजा कौन भी नहीं क्या करते भगवान? शायद? नहीं नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ जी। पर आर्य समाज तो प्रभु को मानते हैं। वो कहते हाँ। हैं हर कण कण में राम है। जी, मूर्ति पूजा नहीं पाखंड करते। में विश्वास नहीं करते। अच्छा भाई, अब तो ऐसा काम होगा राजनीति में आकर तो सब समाजी हो रहे हैं। हम सब समाजी हैं, आर्य हाँ, समाज नहीं के है तो बात दूसरे है। समाज। जातिवाद का तो और ही बहुत लोग हैं जो जातिवाद इतनी फैल रही है, ढोंग इतने कर रहे हैं। देखो, हमारे देश में संविधान से देश चलता है और संविधान में जातिवाद का, धर्मवाद का, क्षेत्रवाद का, लिंगवाद का कोई स्थान नहीं है। जी। हम जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, लिंग में विभेद नहीं कर सकते। सबको समान अधिकार है। आदर्शों के साथ जीवन जीते थे गांव के लोग। आर्थिक स्थिति थोड़ा जरूर गांव में कमजोर थी, परंतु आज के मुकाबले अच्छी थी। जी। जी। आज को पक्के मकान तो आपको दिखाई देंगे आज, हाँ जी। परंतु तब किसी पर कृषि कार्ड नहीं था, हम्म। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं रखता, कोई कर्जा नहीं लेता कोई था कर्जा नहीं ले रहा था उस टाइम ना। हाँ। अपना मेहनत से खाते थे, ईमानदारी से अपना काम करते थे। जी। अब सब कर्ज में दबे हुए हैं। तो आपके टाइम में जैसा आपके जो बचपन था उस टाइम खेती का कैसे इतने यंत्र तो थे उस टाइम? मेरा जन्म जिस साल ट्रैक्टर लिया जी। उस साल हरिंदर का जन्म हुआ था। होगा ऐसा ट्रैक्टर लिया था उस साल। अच्छा जी। 55 में ट्रैक्टर लिया था वो, 55 या 56 में, 55 में। जी। जी। और एक कहते हैं कि उस साल बहती आई थी। हम्म। अब बहती भी 55 में ही आई। अब बहती के बाद हुआ या पहले हुआ ये पता नहीं, 56 में हुआ या 55 में हुआ जन्म। अच्छा। तो ट्रैक्टर तब भी मशीनरी थी, हाँ। ट्रैक्टर थे, इतनी मशीनरी नहीं थी। थ्रेसिंग मशीन हमारे सामने आई, खड़े कोल्लू हमारे सामने आए। जी। तब तो हैरो, टीलर, मडा बस तीन ही चीज थी। हाँ। तो आपने फिर पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर आए 12वीं के बाद? 12वीं के बाद 12वीं हो गई बगरा में, बगरा, और बगरे के बाद फिर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर आए। कौन और से कॉलेज फिर में? हम रहे, पहले डीएवी कॉलेज में रहे। जी। और फिर हम लोग 81 में मैंने पढ़ना छोड़ा, 9 साल पढ़ा। 9 साल पढ़े? हाँ, लंबा जीवन पढ़ा। क्या हमारे मतलब? छात्र जीवन में राजनीति में शौक हो गया तो एमएससी में एडमिशन ले लिया एलएलबी के बाद। तो नहीं कर पाए एमएससी। फर्स्ट पार्टी छोड़ना पड़ा, फर्स्ट के बाद छोड़ दिया। 82 में प्रमुखी का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव लड़ लिया। हम लोगों को समझा लोगों ने कि तुम यह जितना समय यहाँ छात्र राजनीति में देते हो, अगर देहात की राजनीति में लगोगे जी। छात्र राजनीति में, तो आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो साल भर बाद चला जाएगा यहाँ से। तो वहां तुम नेता हो जाओगे। जी। तो उसमें आ गए। तो सबसे पहला चुनाव प्रमुख की लड़ दी? सबसे पहले चुनाव में लड़ा मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज में। जी। 78 में। 78 में? हाँ छात्र राजनीति में थे आप? हाँ हाँ। अच्छा। और चुनाव में गिनती में घपला होगा, झगड़ा होगा। हाँ। हम फिर जातिवाद का शिकार हो गए।
प्रिंसिपल ने यद्यपि लिख कर दिया ड्यू टू हैवी डिस्टरबेंस इन काउंटिंग रिजल्ट डिक्लेयर नॉन एडवाइज, जी पर 15 दिन बाद एक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रेसिडेंट हो गया। छात्रों ने विरोध किया, हम लोगों ने सब ने, तो ये तय हुआ कि नहीं अध्यक्ष तो आपका भी मैगजीन में फोटो छपेगा और इनका भी छपेगा, म्यूजिक नाइट आप करेंगे। म्यूजिक नाइट हमने की, जगमोहन टूर्नामेंट में बैठता था जो प्रेसिडेंट होता था, जगमोहन टूर्नामेंट किया ही नहीं। मैनेजमेंट देखे ये कहते थे कि जाट को नहीं बनाना चाहिए, कड़ा व्यवहार बनने वाला। बस बस बस, हाँ जी हाँ जी। और वो तो सबके साथ है जी यद्यपि कड़े व्यवहार के लोग तो हर बिरादरी में है, हर जाति में है, पर उस समय ऐसा हुआ था। 50 साल आपको राजनीति करते होगे, तो ये सफर, ये जो सुहाना सफर है कॉलेज से शुरू हुआ है? कॉलेज से शुरू हुआ, फिर मैं 82 में लड़ा बीडीसी का चुनाव। अच्छा। हाँ, मैं प्रगतिशील किसान जी के रूप में चुनाव निर्वाचित हुआ बघरे ब्लॉक में। हाँ आपके बाबा जी उस समय हमें आशीर्वाद दिए थे, जी जी। तो जो सीताराम जी, सीताराम जी, हाँ जी। हाँ पढ़ बाबा मेरे। हाँ पड़ बाबा, हाँ जी। और उनका बड़ा स्नेह हमें मिला। हाँ बहुत लगाव था जी, आप हाँ, नहीं, बहुत लगाव था। एक बार कुछ ऐसी बात होगी, हाँ मैंने कहा जी गलत काम क्यों करो, हाँ किसी की सिफारिश पे आए थे वो, हाँ। मगर वो गलत कहने में बात सुन, अगर ये अपने अब भी इतना नहीं करेंगे तो फिर क्या तुझे गड्ढा गए। उनका स्वभाव भी खतरनाक था, वे बुजुर्ग दबंग थे जी, वो बुजुर्ग रहे नहीं, वे वाले रहे नहीं, सही कह वो रहे हो आप। मोहब्बत करते थे, सभी की करते थे। हाँ जी हाँ जी और भाई उम्र के साथ सबको जाना तो सुनिश्चित है, जी। पर वो बड़ी क्षति है। उनका तो ये बतावा जो मेरे पड़बाबा सीताराम भी गली में तहमंद बांध के भी आ गए, तो उसके पीछे लट लेके भाग लेकर अभी मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, हाँ जी कि कोई बच्चा गलत चलता था तो गांव का कोई भी डांट लेता था, बुरा नहीं मानते थे। और वो लोग भाई वे पैदाइशी बिना मंत्र के आर्य समाजी थे, उसी विरासत का लाभ हम लोगों को मिला है। हमने उन लोगों से बहुत सीखा है, सब्र करना सीखा है। तो बीडीसी पे आते हैं, फिर बीडीसी का चुनाव। हाँ, फिर आया ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, बीडीसी जीत गए। हाँ बीडीसी जीत गए। ठीक है। ताज्जुब करोगे बीडीसी की भी वही योग्यताएं हैं, वही अहर्ताएं हैं, और ब्लॉक प्रमुखी की भी वही अहर्ताएं हैं जी। और माननीय विद्याभूषण जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया ब्लॉक प्रमुखी का। हाँ, और मेरे अंडर एज कह करके। कितने साल के थे आप उस टाइम? अंडर एज था भी। अच्छा। और पर मैं बीडीसी तो बन गया था। हाँ बीडीसी तो आप जीत गए थे। और बीडीसी की क्वालिफिकेशन वही थी। मेरे बड़े भाई हमारे कजन श्री योगेश मलिक जी चुनाव लड़े, प्रमुखी जीत गए, ब्लॉक प्रमुख बघरा बन गए। तो भाई साहब बन गए प्रमुख। बन गए प्रमुख। उन्होंने बीडीसी लड़ रखी थी? नहीं। तो ये कैसे हुआ? नहीं उसमें वैसे ही लड़ सकते थे सीधे भी। अच्छा, सीधे भी लड़ बिना चुनाव जीते भी बीडीसी का? हाँ, बिना वो उस समय सीधे भी लड़ सकते थे जी। अब तो बीडीसी कंपलसरी हो अब तो कंपलसरी हो गया बीडीसी। पहले था प्रधान या वैसा आदमी लड़ सकता, कोई भी लड़ सकता था। अच्छा ठीक है। तो आप अंडर एज कैसे हो गए उस टाइम? 30 साल मिनिमम वो आयु थी। और वैसे तो कायदे में जब मैं बीडीसी इलेक्ट हो गया था तो वो मेरे पर लागू नहीं होता था मामला। हाँ, क्योंकि भाई बीडीसी अगर उसकी सेम है तो फिर तो लड़ना चाहिए था। परंतु जी, राजनीतिक दबाव ऐसा था कि वो हुआ। पहले 30 साल उम्र थी कि भाई 30 साल से पहले चुनाव लड़ सकते। प्रमुखी 84 में हम लोग जो साहब के संपर्क में गए, उनका आशीर्वाद मिल गया, एमएलए बन गए। चौधरी चरण सिंह जी। हाँ, चुनावी देवता थे। अच्छा। मैं जब पहली बार उनसे मिला जी, तो सुबह ही 7 बजे मैं उनसे मिला। मुझे बुलाया था, मैं कांग्रेस में था जी, और बुलाया था मुझे। कांग्रेस में भी हम लोग संजय गांधी के नजदीक हो गए थे। हाँ। संजय गांधी की मौत के बाद जो संजयवादी लोग थे उनको दूसरी नजर से देखने लगे थे कांग्रेस में, मतलब उन्हें महत्वहीन किया जा रहा था।
जबकि हम उनके प्रिय लोगों में थे संजय गांधी जी के। मैं उनके साथ 9 दिन तिहाड़ जेल में रहा। 1 मई 78 को पकड़ा गया था। अच्छा। और 9 दिन मैंने तिहाड़ जेल में उनके साथ काटे। क्या? एक बैरक में थे हम लोग जी। और उसमें दिन फिर इंदिरा जी की गिरफ्तारी के बाद भी मैं यहाँ जेल गया। यहाँ भी जेल काटी इसमें, मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भी। फिर चौथ साहब से मिले। चौथ साहब से मिलने के बाद ये लगा। तो चोई साहब से मिलने कहाँ गए, मतलब उस टाइम चोई उनके साहब आवास पर 12 तुगलक रोड पर। क्या हो रहा? इमरजेंसी लग गया किसी का? वो काटो, वहां से काटो फोन, उसमें गाड़ी में चल रहा। जी। और हम लोगों को उनसे बात करके लगा कि यार धरती पर अगर कोई देवता है, भगवान है, तो वो चौधरी चरण सिंह। और एक ही सेंटेंस कहने के बाद, हाँ। देखो कितने बड़े आदमी, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे पास तो 1 बीघा भी जमीन है, तुम गलत जगह पड़े हो। अधिकार के साथ कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ आज, मैं मुजफ्फरनगर कार्यक्रम है मेरा, मैं तेरे घर आऊंगा। अच्छा। और गांव के प्रति कितनी लगाव था उनका। मैंने कहा जी मुजफ्फरनगर शहर नहीं, शहर में नहीं, गांव में आऊंगा। हाँ। शहर में क्यों आऊं? फिर हमने बाय रिक्वेस्ट उन्हें एग्री किया कि जी गांव में इंतजाम नहीं हो पाने का, कि मैं 1 गिलास दूध पीऊंगा बस और कुछ नहीं लूंगा, कोई खर्चा नहीं, किसी को मत बुलाओ। हाँ, बस मैं तो आपसे मिलने आऊंगा। हाँ। तो फिर गांव में आए थे? नहीं, यही मुजफ्फरनगर मना लिए थे। मुजफ्फरनगर आए हाँ जी। और मेरे बड़े भाई साहब थे श्री ओंकार सिंह जी। उन्हें कहने, भाई ओंकार सिंह, मैं तुम्हारे भाई को तुमसे मांग रहा हूँ, इसे मुझे दे दो। जी। तो भाई साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ। जो साहब हमारा सौभाग्य है तो। और बस मैं उनके साथ चला गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में मीटिंग थी। उन्होंने वहाँ भाषण पूरा हो गया चौथ साहब का, मेरा नाम नहीं आया। मैंने सोचा तू तो फंस गया, इधर से भी कहा इधर से भी। तो जो साहब की एक वो याद, कहाँ वो लड़का, अरे क्या नाम है लड़के तेरा? बोला जी हरिंदर। खड़ा हो। तो ये शाम की बात है फिर? नहीं, मीटिंग की। अच्छा, मीटिंग में मीटिंग लास्ट में। मुजफ्फरनगर के लोगों, हाँ। तो मैं एक बहादुर नौजवान को देकर जा रहा हूँ, ये तुम्हारी लंबी सेवा करेगा और अच्छी सेवा करेगा। जी। उन्होंने पहचान लिया था इसका और मतलब? वो बहुत यार, वो भगवान थे। वो उनका आशीर्वाद और गुरु महाराज का आशीर्वाद आज तक हमारे साथ है। उन्होंने बहुत सिखाया, मुझे अकेले को नहीं, सभी राजनीतिक लोगों को सिखाया। अगर चरण सिंह राजनीति में ना होते, हमारे जैसे गांव के लोग, किसान परिवार के लोग राजनीति में आए, ये कभी राजनीति में नहीं आ पाते। राजनीति सरमाएदार की तिजोरी में बनती जब चरण सिंह ने संघर्ष करके इसे गांव गरीब की झोपड़े पे ला करके टेक दिया था। तो फिर उनके साथ शुरू कर दिया उनका सफर। हाँ, उनका आशीर्वाद मिला, हम लोग उनके साथ रहे। 86 में इनके वोटर थे हम, जब राज्यसभा अजीत सिंह जी आए थे जी, तो हम वोटर थे अजीत सिंह साहब के। उनके नेतृत्व में 93-96 तक के चुनाव लड़े। अजीत सिंह जी का स्वभाव कैसा था, वे कैसे थे? अजीत सिंह बहुत लर्निड आदमी थे। हाँ। IIT खड़गपुर के टॉपर थे भाई जी। जब राजनीति में आए तो बिल्कुल पाक साफ थे। और जैसा सलाहकार चाहते रहे वैसा करते। क्षणिक गुस्सा आता था अजीत सिंह जी को। हाँ, क्योंकि वो धमका देख रहे थे। हाँ, पर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाते जैसा घर का मुखिया को होना चाहिए जी। गुस्सा तो आपको भी आ जा? ये तो गांव के लोगों का हेरिडिटी कैरेक्टर है। और गुस्सा आना नहीं चाहिए, मेरी भी कमी है, मुझे गुस्सा आता है जी। तो अब चौधरी अजीत सिंह तो हमारे नेता थे, तो उनकी तो कमी नहीं बता सकता, पर मेरी कमी है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो फिर भी ना आवे तो अच्छा है। वो हाँ, हो जाता है। पर फिर अगर नहीं आवे तो वो जाट किस काम? अगर गुस्सा ही नहीं आ रहा तो देखिए, हम लोगों ये थोड़ा सा खून में भी किसान को जातियों में बांट दिया गया। हाँ जी।
किसान की लड़ाई कमजोर करने के लिए। जी। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ, और नहीं तो किसान किसान था। यही है क्या? यही भाई। गुरु जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्ते, क्या हाल है जी? और ठीक हो जी? अब तो मुखिया की जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है। मैं तो कहा था कि वहाँ मिले नहीं रात को। चल आज भी लिखे नहीं लाइन तक इतनी जल्दी चले आए। कहाँ है आज? वापस तो ठीक ही है फिर तो। चलो वो मिलिया ओली ओढ़ो था। अच्छा फिर सारा लेट ही होता जा प्रोग्राम। अच्छा वो पहला विधानसभा वाला जो टिकट, जो एमएलए का टिकट मिला, वो कौन सी सीट से मिला था? खतौली से 1985। 85 में वो चुनाव 84 में शुरू हुआ था और 85 में काउंटिंग हुई थी उसकी। ऐसा क्यों? पहले चुनाव तो 14 दिन का टाइम, पहले 40 दिन का टाइम होता था। अच्छा और महीनों पहले हो जाता काम शुरू। है। आयोग का इतना कंट्रोल नहीं था। 89, 91, 93 ये बगरा से लड़े। पहले के 2 साल के हो रहे थे क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य रहा कि सरकारें गिरती रही। अच्छा, सरकारें गिरती रही तो इसलिए 2-2 साल बाद चुनाव होते मध्यवर्ती चुनाव हुए। रहे। जी। तो बगरा में तो आपने बहुत लंबा समय दिया है बगरा को। बगरे ने मुझे बहुत प्यार दिया, जी। खतौली ने उससे ज्यादा प्यार दिया। मेरे याद है 89 में खतौली के लोग तो ये चाहते थे कि मैं खतौली से लड़ूं, और बगरा के लोग चाहते थे कि बगरा से लड़ूं। जी। और बगरा में ब्लॉक प्रमुख बगरे ने बनाए। राजनीति सीखी खतौली के लोगों ने ट्रेन किया। अच्छा। शाहपुर ब्लॉक के गांव का विशेष वो था हम लोगों पर कृपा। बड़े बड़े गांव थे, सोरम जैसे, काकड़ा, सोरम, रसूलपुर, साड़ब्बर, भाई ये लोग हम लोगों को काम करना सिखाते थे। जी। हाँ भाई, चरण सिंह के नाम पर वोट डलते थे। चरण सिंह जी के नाम पे तो आज तक वोट डल रही, अब तक डल रही। अरे अब तो सब पार्टी चौधरी साहब का नाम ले लिया। हाँ, सब चौधरी साहब का नाम ले अच्छा, लेंगे। भगवान को तो सभी पूजते हैं, इसमें पार्टियों क्या गलती है? तो उन्हें भगवान का दर्जा क्या किसानों की, मतलब किसानों के हित में सोचा इसलिए दिया जाता है, या फिर कैसे? नहीं वो देखिए ना, तो वो जातिवादी थे जी। ना क्षेत्रवादी थे, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। चौधरी साहब राजनीतिक कम, समाज सुधारक ज्यादा थे। उनकी किताब पढ़ो, शिष्टाचार, उसे पढ़ कर के राजनीति में अलग आचरण करेगा आदमी। बड़ा व्यक्तित्व थे। आप 3 बार तो लगातार वहां के विधायक रहे बगरा से। एक बार खतौली से, 3 एक बार खतौली, तो 4 बार आप। ठीक है। तो क्या क्या काम बगरे में, जैसे पहले काम भाई क्या कहते, लूट लाट ज्यादा हो रही थी पुराने टाइम में, चोर डांका गिरा रहे थे, तो उन पे क्या कुछ रोकथाम नहीं थी पहले? देखिए ऐसा है, एमएलए एमपी का काम कानून व्यवस्था का नहीं है। इस सड़क पर जिस पर आप चल रहे हैं जी, ये भी हमारे कार्यकाल की बनी है। बगरा में जी, मेरे याद है हमने ये कहा था कि अगर एक भी कोई 2 गट्ठे चोरी, हाँ जी, कच्ची चक्रोड़ हो, 3 हाँ। गट्ठे चोरी या 2 गट्ठे चोरी, तो हमें बताओ 1 लाख रुपए इनाम पाओ। हमने कोई चक्रोड़ कच्ची नहीं छोड़ी थी। बगरा उत्तर प्रदेश का पहली 2 विधानसभाओं में ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसके हर गांव में प्राइमरी स्कूल था। पहले नहीं होते थे प्राइमरी स्कूल। और पीएचसी तो आप ये देखिए, जितनी पीएचसी बगरा में थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र में इतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं थे। यही हाल पशु सेवा केंद्रों का। बगरा के लोगों ने जितनी मोहब्बत दी और उस मोहब्बत में काम करने का मौका मिला, हाँ जी, तो काम करने का शौक भी पैदा होता है जब लोग साथ होते हैं। संघर्ष बहुत किया, हर दूसरे तीसरे महीने हम लोगों का आंदोलन हुआ करता था। अब तो राजनीति के मायने बदल गए। अब थोड़ी राजनीति जातिवाद में कन्वर्ट हो गई। देखिए मैं बता रहा, किसान को, मजदूर को, कमेरे वर्ग को कमजोर करने के लिए सरकारों की सोची समझी साजिशें रही है कि इन्हें जातियों में, धर्म में बांट दो, और नहीं तो कमाता कमेरा है, तादाद हमारी ज्यादा है, राज जो है ये 5% लोग कर रहे हैं। जी।
एमपी का पहला चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा था? एमपी का मैंने समाजवादी से लड़ा। 1998। 1998 में लड़ा, मैं चुनाव हार गया 18,000 वोट से। समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर से लड़ा। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह, अब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण हम चुनाव हार गए 18,000 वोटों से। हाँ, 18,000 वोटों से। उसका बड़ा दुख हुआ। वो राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो चुनाव जीत जाता मैं जी। तो कई बार तो निश्चित रूप से केंद्र में मंत्री बनता जी। और राजनीति का मतलब का टर्निंग पॉइंट था वो हमारा। नमस्कार। क्या हाल चाल है साहब? मैं तो ठीक हूँ, आप भी स्वस्थ हैं? आपकी मेहरबानी रहेगी। आ गए तो भैया शाम तक आज ऐसे ही रहना प्रोग्राम में, बहुत तगड़ा पॉडकास्ट होगा, आप सब देखना पूरा। नहीं, ये नाम है साहब का दिनचर्या क्या होता है, तो आ जाओ। चलो वो रसगुल्ले मार लेंगे। इसे चुनाव लड़ना है, सारी बात को ठीक कहेगा। नमस्ते, क्या हाल है भाई? हाँ, नमस्ते। किसका? अरे फौजी का तो बैठ आता, मैं आज तो नहीं सुहा होगा। 2002 से और 2008 में आप हरियाणा की राज्यसभा के सांसद बने। देखिए, ऐसा है, पार्टी का विस्तार हो जी, उसमें उन्होंने तमाम लोगों ने उनकी मदद की। उन्होंने मेरे से संपर्क किया। पहले जो सरदार सिंह एक्स मिनिस्टर, जो लक्ष्मी नारायण जी, ये सब साथ लगे रहे, मिनिस्टर थे जो लक्ष्मी नारायण जी। फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो उसमें ये तय हुआ कि हम चुनाव छोड़ दें 2002 का, हम चुनाव ना लड़ें और वो हमें कंपनसेट करेंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो हमें राज्यसभा भेज देंगे, और परफॉर्मेंस पुअर रही तो मुलायम सिंह जी, जो आदरणीय अध्यक्ष थे हमारे में जब सपा में था, तो आदरणीय नेताजी ने कहा कि फिर तुम्हें हम विधान परिषद भेज देंगे। हम लोगों की परफॉर्मेंस उसमें अच्छी रही। हमने कहा था कि आपको 500 से 5,000 वोट मिलेंगी, परंतु सौभाग्य था तक कि 15 जगह 25,000 के आसपास वोट थी और 25 जगह 15,000 के आसपास वोट थी। अच्छा, तो हमारा काम केवल कैंडिडेट छांटना था। उन्होंने ईमानदारी से ओम पे छोड़ा। जब मुझे राज्यसभा दी जी, तो पहला फोन आदरणीय नेताजी को किया, श्री मुलायम सिंह यादव जी को। आपने? आदरणीय चौटाला जी ने। अच्छा, कि नेताजी, मैंने आपको दिया वचन पूरा कर दिया, आपके मलिक को राज्यसभा दे दी। तो इसका मतलब था सीधा कि दोनों नेताओं की आपस में बात हुई थी। हाँ जी। और मैं वहाँ अगर उसमें गया था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, तो वो आदरणीय मुलायम सिंह जी की सहमति से गया था। अच्छा, मुलायम जी के साथ आपके कैसे संबंध थे? मुलायम सिंह यादव जी असली चरण सिंहवादी, लोहियावादी व्यक्ति थे। वो वर्कर को अपने परिवार का आदमी समझते थे। हम उनकी पार्टी में नहीं थे। 2007 में झगड़ा हुआ या बसपा राज में, तो उन्होंने सुबह 7 बजे मुझे फोन किया और राजकुमार यादव जी, पूर्व मंत्री, आज जिंदा है, उन्हें मेरे पास भेजा और उन्होंने मेरी बात कराई उनसे। और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पहले तो मुझे समझाया, रोका के झगड़ा ना करूं, और फिर कहा जाइए हम तुम्हारे साथ। वो इतने मजबूत आदमी थे। तो समाजवादी में आप कब से कब तक रहे? पहले 96 में गए थे हम लोग, और 96 में जाने के बाद में 2002 में समाजवादी पार्टी ने भेज दिए डेपुटेशन पे इंडियन नेशनल लोकदल में जी। जब हम दोबारा आए वहां से 2004 में जब उन्होंने पार्टी बाइंड अप कर दी, तो तब तक आदरणीय अजीत सिंह साहब से समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया था। हाँ। और आदरणीय अजीत सिंह साहब हमें लाइक नहीं करते थे उस समय, वो हमसे नाराज हो चुके थे। उसका कोई कारण? कारण तो साफ था भाई, हमने जो चुनाव लड़ाया इंडियन नेशनल लोकदल को,
हाँ, उनका ये मानना था कि चौटाला जी ने मेरी खिलाफत की इसलिए मुझे यहाँ से कैंडिडेट उतारे, अच्छा। जबकि ये सही नहीं था। हाँ, मैं लूटेगा तो उसका जिसकी जेब में कुछ होगा। क्या राष्ट्रीय लोकदल कौन सा सरकार बढ़ाने जा रहा था? ये तो कहीं भी सरकार, इनके 12 या 14 जीते थे, अच्छा। और कहाँ इतना वोट इंडियन नेशनल लोकदल को मिला था कि जिसपे इनका हो जाना। पर उनका मन था राज समय चलते रहे। हरियाणा, वो चाहे उनके मन में ना हो, हमें लगा हाँ जी। कि शायद नेताजी आदरणीय अजीत सिंह साहब की ज्यादा बात मानेंगे पे मुकाबले हमारे, हाँ, सही बात है। तो हम फिर कांग्रेस में चले गए। ये पंचायत हुई डाक बंगले पर, ये तय हुआ कि उस पार्टी में चलो जिस पर वोट ना हो, जी। ताकि हमें पता लगा हमारा भी कुछ है नहीं है यहाँ से। हाँ, अपना वोट बैंक का पता हाँ, लग जाएगा। तो तब हम कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस में बहुत सम्मान मिला, मैं ऐसी बात नहीं, सम्मान नहीं जी। मिला। मैं 2009 में लड़ा चुनाव, तो चुनाव में 3 दिन पहले ट्विस्ट हो गया चुनाव। मोदी जी आए यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान पर, वो मुस्लिमों को गाली वाली देंगे। अच्छा जी। उसका खमियाजा ये हुआ कि सारा मुस्लिम बसपा पोलराइज हो गया। अच्छा। एक कुछ 16 गाय कटवा दी किसी के द्वारा। अभी आप हार गए। बुरा हारे, 98 हारा, 99 हारा, 19 हारा, तो लगातार और इतनी इतनी हार जैसा वो हुई एकदम 19 से, हारा। तो फिर कुछ ऐसा लगा कि भाई अब राजनीति में नहीं रहना, या फिर कुछ ऐसा नहीं दिमाग नहीं, में आया? मैं बताऊं, मैं जैसा पार्लियामेंट हार गया जी। 98 99, अरे इधर बोले भाई, 98 99 पार्लियामेंट हार गया, फिर राज्यसभा जीत गया मैं 2002। जीत गए। हाँ और मान लिया हम देखो 2009 और 19 तो ऐसे चुनाव थे जी। जब सबको पता था कि कांग्रेस पर के दबाव में लड़ना पड़ रहा था। हाँ, मैं 5 दफे लिख के देखा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी स्थिति नहीं है चुनाव लड़ने की, पर पार्टी ने कहा नहीं आपको कराना, लड़ना पड़ेगा तो लड़ना पड़ा। कांग्रेस का। हाँ, आप जिस पार्टी में रहो उसका अनुशासित तो रहना पड़ेगा आप। जी जी। और भाई देखो, राजनीति में आप जो बोलोगे, जो कहोगे, वो पार्टी की नीतियों का सम्मिश्रण भी दिखाई देता है उसमें। हाँ जी। अगर आपके विचार पार्टी से नहीं मिलते तो आपको पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। अखिलेश जी से कैसे संपर्क हुआ? उनका कॉल आया क्या भाई आ जाओ दोबारा समाजवादी पार्टी में? नहीं, अखिलेश जी का कॉल नहीं आया। देखिए, सत्यता तो ये है कि कुछ हमारे वेल विशर थे जी। और जिसमें प्रेस के लोग भी थे, हाँ। राजनीतिक लोग भी थे, जो ये कहते थे कि हरिंदर मलिक इतना संघर्ष कर रहा है पर उसे पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा, ना मिलना चाहिए था। तो 18 साल कांग्रेस कहती रही राज्यसभा देंगे, रिपीट करेंगे। जो हम कांग्रेस में गए थे, तय हुआ था कि आपकी जो स्थिति है उसे बरकरार रखेंगे। स्थिति तो राज्यसभा की थी मेरी। हाँ। तो ये नहीं दे पाए, कुछ मुश्किलें होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी इनकी। जी जी। फिर चुनाव आ गया 2024। हाँ, 2024 तगड़ा चुनाव हुआ आपका। चुनाव तो सभी तगड़े होते हैं। ये तो ज्यादा तगड़ा हुआ, पर 24 वाला। हाँ, चुनाव अच्छा। जहां से अजीत सिंह हार गए हो, इतने बड़े नेता हार गए हो संजीव बालियान के सामने, आप आए, आप समाजवादी में। अजीत सिंह साहब के हार ही मेरी जीत थी जी। देखिए, अजीत सिंह जब चुनाव हार के गए तो उन्होंने ये कहा था जाते ही कि मेरी भूल रही, अगला चुनाव हरिंदर मलिक को लड़ाऊंगा और उससे ही हरवाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने कहा था। नहीं 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 नहीं, यार तू कहाँ चढ़ा रहा? इंगे वो है। अरे यार सुन, तो तू पीछे ले चलो। और बात बनी बात बढ़िया बनी। आपको एमपी का टिकट मिला, पंकज भाई को एमएलए का टिकट मिला। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, जिस दिन मैं पहली बार अखिलेश जी से मिलने गया जी, तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो। हाँ। मैंने उन्हें ये कहा मगर राजनीति करनी है, आपका विश्वास बना रहे वही चाहेंगे जी, और हमारा सम्मान न गिरे। ये मेन रास्ता दिखा है गाँव का। आदरणीय अखिलेश जी ने पूछवा था, हमने कहा जी एक ही चुनाव लड़ेगा, केवल पंकज। एमपी का कोई आपने जिक्र ही नहीं करा कि एमपी का चुनाव मैं लड़ूंगा? हमने कोई नहीं किया। अच्छा।
अच्छा और देखिए ये कुछ भ्रांतियां फैलाई जहाँ जी। आदरणीय अखिलेश जी ने ये कहा था लोकदल को कि अगर आप मुजफ्फरनगर लड़ना चाहते हो तो मलिक साहब को हम समझा देंगे जी। और वो नहीं लड़ेंगे, आप लड़ लो, आपका परिवार लड़ ले। आप पे कोई कैंडिडेट हो तो मुझे बताओ, उसे लड़ा देंगे। हाँ अब जब इन पर कैंडिडेट ही नहीं था कोई। जयंत चौधरी का नाम आ रहा था एक बार, वो भी जयंत लड़ेगा यहीं से जयंत जी ने मुजफ्फरनगर। खुद मुझे कहा था कि मेरे सिंबल पर लड़ लो। हाँ अब मैंने कहा डर लगे। हाँ डर क्या है? डर ये है जी कि लोग आप पे दबाव बना लेंगे फिर और आप फैसला बदल दोगे, हाँ टिकट छुड़वा लोगे मेरे नाम पे हाँ और फिर किसी और को लड़ा दोगे। जी। हमने सारी बात तय हो गई थी और आखिर में ये हो गया था कि हम दोनों नेता बैठ के तय कर लेंगे और ये था कि भाई अगर वो हैंडपंप पर लड़ाओगे दोनों नेता बैठ करके तय करेंगे, जो तय करेंगे वो हमें स्वीकार होगा। जी। ये मेरी वजह से कोई समझौता नहीं टूटा। समझौता परिस्थितिवश भाजपा की जो राजनीति है प्रेशराइज करने की, उसके कारण टूटा। जयंत जी का कोई दोष नहीं। ये नीतीश कुमार भी चला गया जो कन्वीनर था जी। ये तो ऐसे ही दबाव बना। मैं उसका बताओ 24 कैसा रहा? 24 के चुनाव में हाँ जी। हम चुनाव लड़े हाँ तो भाई मेरे पास एक गोल्ड गिफ्ट है जी। वो है मेरे साथी। हाँ जी। मेरे साथी मेरे से ज्यादा मजबूत है जी। वो अपने आप को मेरे से ज्यादा हरिंदर मानते हैं हाँ और मैं कभी राजनीतिक फैसले अकेला नहीं करता। मेरे फैसले मेरे साथी करते हैं और उन लोगों ने ही चुनाव लड़ा। अब बुजुर्ग लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भावुक हो जाता था कभी कभी उन्हें सुन करके जी। कि हरिंदर ले अब का तो आगे तो पता नहीं जीवेंगे नहीं जीवेंगे, अब का तेरी वोट गिरते चले। ये प्यार है लोगों का, ये पुराने लोग हैं जी। वो लोग थे उन पुराने देखो, जुड़े हुए। चुनाव हारना कोई अयोग्यता नहीं होती और जीतना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं होती। हाँ जी। ये तो समीकरण है और राजनीति में ईश्वराधीन चीज है। अब कि मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, मैं चुनाव जीत गया, केवल साथियों की मजबूती से चुनाव जीत पाया। जब वोटिंग हो रही थी जिस दिन, उस दिन भी आप कह रहे थे कुछ कि भाई वोट वाट का भी सीन निकला कि फर्जी वोट डल रही हैं। इन्होंने देखिए प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन ने पूरी गुंडाई की। हाँ। जितनी प्रशासन कर सकता था उससे ज्यादा की। अब प्रशासन जानता था कि ये जीत गए तो तुम्हारे लूट में रोड़ा पड़ेंगे जी। और वो आज महसूस भी हो रहा सबको। हाँ। हम लोग स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उनकी लूट के स्पीड को हम ब्रेक करते हैं जी। और ये कैसी लूट मतलब? जितना करप्शन है, करप्शन के खिलाफ हम ही तो बोलते हैं। हाँ। देखो हम गरीब के वकील हैं, कमेरों के वकील हैं, हम कमेरों की वकालत करते हैं, डंके की चोट करते हैं जी। उसमें कोई समझौता नहीं करते हम लोग। हाँ। वही ये लोग सोचते थे कि भाई ये दिक्कत पड़ेगी। तो प्रशासन फर्जी वोट नहीं रोक रहा था गिरने से। आज ही प्रशासन तो ठप्पा लगवा रहा था। अच्छा। हमारे मतदाता को 4-4 बार भगाया। हाँ। पर मुझे अच्छा लगा कि 5वीं बार फिर आया वोट डालने। हाँ, ये प्यार है। ये प्यार था जी। लोगों को विश्वास था यही आदमी इस काम को ठीक कर सकता है। चुनाव के 2 दिन मैं कुटबी में और कुटबा में इन्होंने घेर ली थी। साड़ब्बर में मुझे जाके बैठना पड़ा, 25 मिनट में बैठा रहा, पुलिस नहीं आई। हाँ। चारों तरफ गुंडे खड़े थे। सड़ब्बर में। हम जाके बैठ गए। अच्छा। तो वो तो जो सड़ब्बर के जो दूसरे लोग थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा सुनो भाई वोट वाट का तो कुछ नहीं, अगर मलिक साहब की तरफ कोई सा लिखा होगा तो अच्छा नहीं होगा यहाँ। तब जाके जान बची। नहीं तो हमला भी हो सकता था। ऐसा कुछ भी हो सकता था ऐसे माहौल में। अच्छा। हुए हैं अतीत में भाई। कितनी हजार वोटों जीते? 24,000 कुछ से। तो जीत का कैसा लगा कि भाई जनता ने फिर इतना ही प्यार दिया? हाँ, जनता ने फिर प्यार दिया। ये चुनौती होती है। फिर मुझे उन्होंने उनकी चुनौती पे खरा उतरना मेरा एक बड़ी चुनौती थी। सोचिए भी ना। हाँ है। हाँ भाई कब से हो एमपी साहब के साथ? लगभग कितना समय हो गया साथ में रहते हुए? हाँ। नमस्ते भाई। नमस्कार।
देखो आज आप पे साहब बाबू जी नमस्ते। आ जाओ। नमस्कार जी। शेर जो होता है, शेर को या तो राजा रोके या जंगल रोके। ये शेर खड़े में कुकर पिढ़ा। सुबह से कम 7-8 प्रोग्राम कर लिए हमने, और एमपी साहब मतलब अभी 40 प्रोग्राम हैं पूरे दिन के, दिन प्लस रात को मिला के। तो यूं ही घूमना पूरे दिन, जीवन के बारे में अपने बता रहे हैं जो जो इन्होंने करा, क्योंकि मुजफ्फरनगर की शान है। 48 साल 50 साल तो इन्हें राजनीति में हो गए, और बस यही है। अभी यहाँ से फुगाना जा रहे हैं, फुगाना से फिर मेरठ जाएंगे। तो भाई आप सब बने रहो और प्यार दिखाते रहो और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को ज़रूर। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी जो सर्टिफिकेट की उम्र है जी, उसके हिसाब से तो मेरा 15 फरवरी 54 का है। 70 साल लगा लूँ। हाँ 69 और 70 साल की उम्र में अगर आप मतलब सुबह उठ के इतना काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 93 के बाद 24 में चुनाव जीते। 31 साल 31 साल बाद पब्लिक का चुनाव। पब्लिक ने भरपूर प्यार दिया चुनाव में। भरपूर प्यार देने में से भी हमारा समर्थक नहीं कभी टूटा, हमारा साथी। हाँ जी। तो कैसा लगा जब एकदम से मतलब जब चुनाव जीत के निकले कि भाई संजीव बालियान को हरा दिया, जो लगातार 2 बार चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे यहाँ मैं पे? आपको बताऊं, अब की बार चुनाव में पहले से आत्मविश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका विरोध कितना कम है। तो उनका विरोध था, उसका लाभ मैंने उठाया, भरपूर लाभ उठाया। और सबसे बड़ी बात यह भाई, जनता का प्यार, गुरु महाराज का आशीर्वाद था, भगवान का सब काम हो गया। हमारे नेता ने हमारा मनोबल नहीं गिरने दिया। आदरणीय अखिलेश जी का संदेश जो रहता था हम लोगों को, वो हमारा मनोबल बढ़ाता था और आत्मविश्वास को जगाता रहा जी। तो ये लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे, और सभी साथी मजबूती से जुटे रहे। कुछ यूं अफवाहें उड़ी थी कि संगीत सोम ने भी आपकी तरफ से ही उधर करत लगाया था जो 24 में। देखिए मुझे एक बात बताओ, सरधारा में समाजवादी पार्टी का एमएलए है जो संगीत सोम को हरा करके जीता। हाँ जी। वो 18,000 से चुनाव जीता था। हाँ, अतुल प्रधान। हाँ, और यार मैं वहाँ मात्र 47 वोट से चुनाव जीता सरधारा में। तो अगर भाजपा भी मुझे सपोर्ट करती जी, तो निश्चित रूप से ये जीत तो 50,000 की होती। सही बात है भाई संगीत सोम का प्रभाव है, इसे हम नकार नहीं सकते वहाँ। हाँ जी। अगर वो अपनी पार्टी के प्रति वफादारी ना दिखाता तो 50,000 की जीत होती हमारी बात। हमारे ये मानना है कि हमारी पार्टी का जो एमएलए है उसके मुकाबले संगीत सोम ने अपने आप को साबित किया कि उसको ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है, और संगीत सोम ज़्यादा वोट गिरवा गया भाजपा की। अतुल जी हमारी उतनी वोट गिरवाने में सफल नहीं हो पाए जी। इसका हमें अफसोस है कि हमारे एमएलए की लोकप्रियता क्यों घटी। अच्छा। अगर उनकी लोकप्रियता थी, हाँ जी, तो हमारा मार्जिन तो 50,000 का होना चाहिए था, वो कम क्यों हुआ? कम क्यों हुआ? सही बात। 18 का तो उनका ही मार्जिन था। हाँ। बाकी मेरा बड़ा बढ़ता। संजीव बालियान से बात हो जा फोन पे कभी? नहीं, सामान्य शिष्टाचार तो बना हुआ है हम लोगों में। वो जहाँ कहीं मिलते हैं आपस में दुआ सलाम और राजी खुशी होती है जी। तो वैसे कभी फोन? मैं राजनीति में शिष्टाचार का हामी जी। अशिष्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को, और वो भी शिष्टाचार से व्यवहार करते हैं। ऐसा हाँ जी। तो चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है। ऐसा कोई नहीं है मामला। हाँ जी। तो मुजफ्फरनगर में लोग हैं जी जो अनावश्यक धमकियों की भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो इनडायरेक्ट में धमकियां भी देते हैं। पर हम लोग जानते हैं कि जान जो है, जीवन मरण, ये ईश्वराधीन है, जी। तो हम परवाह नहीं करते। तो धमकी कौन आपको मिलती है? धमकी खूब मिलती है, मुझे मिलती है, पंकज को मिलती है। किस प्रकार की धमकी? मतलब कैसी? अरे भाई यही कि मारने मुरने की? और काहे की धमकी देंगे, और को मेरा व्यापार चलाएगा उसमें नुकसान कर देंगे। अच्छा जी।
तो उनका पता लगता है फिर कौन कौन आदमी कह रहा है क्या है? हमारे सामने है, हमारी जानकारी में है, पब्लिकली कहते हैं, वीडियो में कहते हैं, हाँ। पर वो हम उनकी परवाह नहीं करते इस बात की और आप तो सुरक्षा भी बहुत कम रखते हो। कि हम गांव के लोग हैं, विशुद्ध ग्रामीण हैं। खाओ मन भाता, व्यवहार करो जग भाता, जी। जो समाज को स्वीकार्य हो इधर से ले। एमपी बनने के बाद आपने क्या क्या काम, बड़े बड़े काम क्या क्या करवा दिए मुजफ्फरनगर में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने चुनाव में वादे किए थे वो अक्सर से हम पूरे कर चुके हैं। जैसे कि हमने नागरिकों का सम्मान बहाल करने का काम किया। जी। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने कभी, मैंने एमपी बनने के बाद आज तक किसी प्रधान की, किसी डीलर की शिकायत नहीं की, किसी को अपने घर पर तलब नहीं किया। करप्शन जो एक हमारा मुहिम है उसमें लगे हुए हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कामयाब भी होते हैं। राज दूसरों का है पर उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते। हमने पोल्यूशन पर, बीमारी पर, रैपिड रेल का कोई इशू, हर इशू हम किसान का और आम आदमी का इशू उठाते रहे, उन मामलों की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़ रहे हैं। एडी दुधाधारी का पुल अटक रहा था, हमारे यहाँ का फ्लाईओवर जो फुट ओवर ब्रिज वो अटक रहा था, वो हमने करा दिया। जी। पर हाईवे तो 3 स्टेट का है। मैं रेडियो झूठी स्थान नहीं हूँ, मैं उतना ही कहूँगा जितना हमारा सहयोग कहीं रहा होगा। हम लोग टोल के लिए भी मांग करते हैं कि भाई टोल खत्म करो, अब नहीं सुनती सरकार, क्या करे। आप भी मुजफ्फरनगर के लीडर हो और भी लीडर रहे। अगर कोई भी मुजफ्फरनगर का आदमी, आसपास के गांव का आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छी, ना तो यहाँ हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, दिल्ली से पहले कुछ नहीं, तो इस ऐसी भी कोई मांग करी कि भाई कुछ हमने एक बात कही है, 5-6 मेंबर पार्लियामेंट हैं जी, राष्ट्रीय लोक दल के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरठ मेडिकल कॉलेज जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है को अपग्रेड करके इसमें कैंसर और हार्ट, किडनी, लंग्स और ब्रेन, न्यूरो जी, का सेंटर खोल दिया जाए और वो एम्स से कनेक्ट कर दें। अगर एक जगह आप सही नहीं है तो इसमें एक जगह एक मरीज का हार्ट का मुजफ्फरनगर में कर दो, किडनी का बागपत में कर दो, जी, आप बिजनौर में कर दो एक आध, तो डिसेंट्रलाइज करा के उसे कनेक्ट कर दो, सब उसी से, एम्स से। एम्स से। रैपिड कब तक आ जाएगी मुजफ्फरनगर में? इस पे भी अभी तो प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भी नहीं दिया, तो उस ये सब फर्जी बात थी कि रैपिड आ गई, रैपिड आ गई, रैपिड आ गई। रैपिड का मिला, मैंने पार्लियामेंट में उठा, पार्लियामेंट का जवाब मैं आपको भेज दूंगा जी। उनका अभी प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा। और प्रदेश सरकार से प्रस्ताव जाएगा, अब जब धामी जी लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, इसे हरिद्वार तक कराने को, जब हरिद्वार जाएगी तो वह मुजफ्फरनगर हुई। अब बढ़ने की उम्मीद लगी है। सोशल मीडिया पे रील देखते हो? ना भाई, मैं टाइम ही नहीं मिलता। आप देखो, सुबह रात को 12 बज जाते हैं। जिंदगी में 8-10 पिक्चर देखी होंगी सिनेमा घर में, जब हम पढ़ते थे तब। आपको क्या शौक रहा? पहली गाड़ी कौन सी ली थी आपने? जी। मैंने पहली गाड़ी 72 में पेट्रोल की जीप ली थी। अच्छा जी। जब हम पढ़ते थे 74 में, 2300 रुपये की। 2300 रुपये की? उसमें मिट्टी का, इधर से भाई, इधर से मिट्टी का तेल चढ़ा करते थे उसमें। अच्छा। मिट्टी का तेल, थोड़ा पेट्रोल गिर के। 74 में वीरेंद्र वर्मा जी का चुनाव था, उसमें रखी हुआ खूब हमने। हाँ। कुछ दिन बाद वह बेच दी राखी। तो जीप के शौकीन रहे क्या पहले से? जीप ही है, एसयूवी है। पहले जीप कहते थे, अब एसयूवी कहें। 2013 के दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में। हाँ, उसमें आपका नाम आया था कि आपने कोई भड़काऊ भाषण दिया था, ऐसा वो क्या नहीं, मामला? मेरा नाम लिखवा गया था, पर सत्यता आई थी कि मैंने भाषण ही नहीं दिया था। बिना भाषण दे भी हो गया काम। इसलिए टिकैत साहब का परिवार, जी।
जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और मैं, पूरा लोकदल भी, सब इस राय के थे पूरी कांग्रेस के दंगा ना हो। ठीक है। हम लोगों ने सबने पहले दंगा रोकने में प्रयास किया, फिर उसे नॉर्मल करने के प्रयास हम लोगों ने किया। बदकिस्मती से दंगा हुआ। अगर वो दंगा ना होता तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ना आती। तो इसका मतलब भाजपा को उससे ही लाभ हुआ मेन। उसी से लाभ हुआ। इन्होंने ही दंगा कराया था। हाँ। पहले हिंदू मुस्लिम करा, फिर जाट मुसलमान बताने लगे। समन भी आया था आपके खिलाफ उसमें कुछ? नहीं, मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मेरे खिलाफ फिर इसने कंप्लेंट केस दर्ज करा एडीएम ने। अभी कितने केस चल रहे होंगे एमपी साहब? मेरे पास कोई केस नहीं। कोई केस नहीं है ना, जेल कितनी बार गए? और मैं 2 बार गया हूँ जेल। संजय गांधी केस में और एक बार इंदिरा जी की गिरफ्तारी के विरोध में। खुसरोपुर क्या है? तो खुसरोपुर चले जाइए। नमस्ते जी। हे कलम देवता। एक एमपी बस साहब थोड़ी के देर साथ भाई। रहना पूरा दिन बड़ा कड़ा काम है, समझ रहे हो? नमस्ते भाई। और ठीक है भाई। राम राम जी, राम राम। ठीक हो जी। हाँ, जाइयो ना भाई कोई भी। हम रोवा से आ रहे हैं वैसे। अच्छा अच्छा, इसके बाद मेरठ है और बस। ठीक हो जी। मैं बैठ, अब मैं कुर्सी साथ मुश्किल था कुर्सी मिली से छोड़ दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरे गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा जी, अच्छा राम राम। अजी आज ना शादी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछने हैं बाकी। गुरु जी को मैं नमस्ते कहियो। मुजफ्फरनगर में ये आरडीएफ के नाम पे कचरा फूक रहे फैक्ट्री वाले, इस पे क्या कुछ एक्शन ले रहे हो? देखिए, यहाँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी। यहाँ जो लोग आंदोलन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सरकार के संज्ञान में ये बिंदु आ जाए। जी। मैंने तो खुद सबसे पहले शुरुआत करने वाला मैं ही था। मैंने सदन में, लोकसभा में जी। ये मामला 2 बार उठा चुका मैं और बार बार इसमें कार्रवाई हुई। अच्छा लगा मुझे कि जो हमने मांग की थी आज सब उसे मांग को दोहरा रहे हैं। पर ये सच है कि लोकसभा में मैंने, विधानसभा में पंकज मलिक ने ये मुद्दा उठाया था। ये लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं तो फैक्ट्री मालिक से भी ये अनुरोध करता हूँ, इनसे मालिकों से, कि हवा प्रदूषित होगी तो वो ऐसा नहीं कि इनके हिस्से में साफ हवा आ जाएगी, हम नागरिक के हिस्से में प्रदूषित आ गई। क्योंकि लोग तो शहर से गांव में आवे जिससे कि शुद्ध हवा मिल जाए, शुद्ध पानी मिल जाए। यहाँ तो पानी भी खराब हो लिया और हवा भी खराब करने लग रही है। भाई मैंने वहाँ चांदपुर, मझेड़ा, धंधेड़ा, मखियाड़ी, मुस्तफाबाद, पचेना, इनके लोगों से मैंने बात की। मैं गया वहाँ जी। आज हमारे मुजफ्फरनगर जनपद का दुर्भाग्य है कि प्रत्येक गांव में, मोहल्ले में 2 या 2 से अधिक आपको कैंसर, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, इसके मरीज जरूर मिल जाएंगे। इनमें से किसी के 2 से ज़्यादा मरीज मिलेंगे। अभी सत्र चल रहा है, बजट प्रस्तुत हुआ है अभी। पहले तो मुझे बताओ कि जैसा आप एमपी हो तो वहाँ पे जैसा पार्लियामेंट में लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ क्या क्या प्रोसेस है वहाँ पे अपनी बात रखने का, कुछ थोड़ा सा वो बताओ। ऐसा है, एक तो सवाल होते हैं जी। सवाल करने का सबको अधिकार है। लॉटरी के जरिए सवालों का चयन होता है, चूंकि करने वाले ज़्यादा रहे जी और सभी का नहीं आ पाता तो उसमें फिर लॉटरी के जरिए चयन हो जाएगा। दूसरा ये है कि वह पूरक प्रश्न पहुँच सकते हैं, नियम 377 में डाल सकते हैं और 0 आवर में 20 लोगों को सुना जाता है, उसमें सुनाई हो सकती है, वो भी लॉटरी से होता है। 377 भी लॉटरी से हो। स्पीकर महोदय की अनुमति से भी विशेष परिस्थितियों में बोल सकते हैं।
टाइम लिमिट है सबकी सबकी टाइम लिमिट है। अब बजट है, मान लिया 18 घंटे तय था, जी तो पार्टी के संख्या के आधार पर उन्हें समय आवंटित होगा। पार्टी तय करेगी कौन कौन बोलेंगे, किसी सुपर कौन बोलेंगे। टॉपिक मतलब कौन किस मुद्दे पे बोलेगा? हाँ, ये सबका- पार्टी तय करेगी। पार्टी बताएगी इस चीज़ को। पार्टी तय। अच्छा, तो जैसा अभी प्रस्तुत हुआ है उसमें लग रहा है कुछ दम। देखिए, बजट तो आम आदमी का बजट नहीं है, ये तो कारपोरेट घरानों का बजट है। जी इस बजट के बाद किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जब ये देश आज़ाद हुआ तो लोग ये लड़ाई लड़ते थे, पढ़ाई, सिंचाई और दवाई मुफ्ती होंगी। आज़ादी के मतवाले ये नारे लगाते थे। आज हम कह रहे सस्ती कर दो। बजट में अमेरिका का सामान ड्यूटी फ्री होगा, जी हमारा सामान जो जाएगा उस पर 18% ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी लग रही है। हाँ जी और एग्रीकल्चर और डेयरी भी इंपोर्ट करेंगे, ऐसा चर्चा है। जी और जब ये प्रस्ताव हो जाएगा, चूंकि अमेरिका ने कहा है कि हम भेजेंगे, कि यहाँ का किसान जो आज भी बर्बाद है, हर किसान कर्जदार है, वो और बर्बाद हो जाएगा। आम आदमियों के लिए बजट नहीं है। आम सब आदमी ये का इसमें कोई लेना देना नहीं। किसानों की तो हालत बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है फिलहाल। गन्ने का रेट जो सरकार ने करा, क्या उसमें आप उसे ठीक समझते हो कि इतना रेट ही मिलना चाहिए? देखिए, मैं नहीं, सरकार भी ठीक नहीं समझती, खुद भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं समझती, पर कर दिया मिल मालिकों के दबाव में। आप ये बताइए, हरियाणा की रिकवरी हमसे कम है जी गन्ने की, वहाँ 415 रुपये, हमारा 400 रुपये है। पंजाब में 430 रुपये है, वहाँ भी रिकवरी हमसे कम है। हमारे किसान के साथ इतनी ज्यादती क्यों? गन्ना भुगतान देखिए, बजाज शुगर मिल तो करती नहीं, 1 साल का रोक कर करे। और के हुए हैं भुगतान तो उनके प्राइस वार है इस समय, इसलिए भुगतान हो रहे हैं कि अगर भुगतान नहीं करेंगे तो गन्ना कहाँ से मिलेगा। चलिए यार, हम तो भूल गए थे, आगे चले गए, पीछे चले आए। आओ, धन्यवाद मेरे भाई। आ जाओ, तुम चल, तुमने फोन करा था यार। कार्ड में 3 बजे लिख रहा है। भाई साहब 3 बजे, वो तो आपने 11 बजे नहीं देखा। बोले मैं सगाई तो देख लीजिए। 11 बजे अगर आने वाले अगले 5 साल भी आपको एमपी चुना जाए मुजफ्फरनगर का, तो क्या क्या बड़े काम हैं जो आपने सोच रखे हैं कि भाई ये करवाने हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें हम लड़ाई लड़ने हैं, सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम करा देंगे। जी और हमें 27 में उम्मीद है कि स्टेट में गवर्नमेंट बन जाएगी। अच्छा। दूसरा है कि एक यूनिवर्सिटी हो जाए ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके। मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने दिसंबर में पिछले वर्ष, ठीक 1 साल पहले, मैंने पार्लियामेंट में मांग की थी कि छात्रावास बनाया जाए गांव गरीब की बेटियों के लिए, और अब की बार बजट में इन्होंने प्राविधान कर दिया। हाँ, वो आपने वो पत्र भी भेजा था, उन्होंने पत्र लिखा था। भेज दिया मैंने उसे, जी 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 आभार का, जी, कि जो अच्छा काम होता है हम उसकी तारीफ भी करते हैं। सही बात है भाई, उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने बधाई दी, जी आभार व्यक्त किया, जी। और जब अच्छा नहीं करोगे तो कैसा करेंगे हम तारीफ। जब आपकी शादी हुई तो तब भी क्या, मतलब उस टाइम क्या बारात कई दिन रुका करती? भाई 3 दिन रुको थी। 3 दिन रुकी थी। आपकी भी 3 दिन रुकी थी? हाँ, बढ़िया रहा था भाई। बताओ, कुछ बताओ, शादी का बताओ थोड़ा सा। तीसरे दिन आए थे। अब ये मेरे पुराने आदमी नहीं भाई, आज हुई थी क्या, 3 मार्च 1976 को शादी हुई थी। जी, पहले तो मतलब पूरा खर्चा करवाओ, इसका मतलब ये देखो ना कि पूरी बारात अगर 3 दिन रोकना कितना बड़ा काम है। जमाना था, काम चल जाता, घेर बड़े बड़े थे लोगों का। आर्थिक स्थिति गांव की खराब हुई है तो घेर तो खत्म हो गई। जैसा आप कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, लोकदल में रहे, तो आप राजनीति ने आपको अच्छा इंसान बनाया या फिर एक अच्छा नेता बनाया? देखिए, राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है, जी
बनाती तो पार्टी का नेता है और जनता बनाती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे चौधरी चरण सिंह के जो राजनीति के आदर्श थे कि चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाने का मौका मिला। हमने कांग्रेस में भी जाकर कुछ सीखने का प्रयास किया, संगठन कैसे होता है। हम सौभाग्यशाली थे कि हम मुलायम सिंह जी जैसे संघर्षशील व्यक्ति के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। वो हमारे मित्र नहीं थे, हम तो बहुत वरिष्ठ नेता थे, हम उनके समर्थक बने। राहुल जी के साथ भी हमने काम किया। बेसिकली दो ही पार्टियों का मामला रहा। हमने चौटाला से भी सीखा, जो ये आप कह रहे हो मुझे घूमने का जी, ये मुलायम सिंह जी और चौटाला जी का यही करत है। वो भी ऐसे ही करता है। वो अरे भाई वो सुबह ही बैठ लेते थे एज सीएम और रात को 12 बजे तक घूमते थे। उन्हें लोग मोबाइल सीएम कहते थे। मुलायम सिंह जी अधिकारियों की मीटिंग छोड़ करके कि मेरे क्षेत्र में दुर्घटना होगी और कई हमारा समर्थक मर गए, उनकी उसमें मैं अंत्येष्टि में जा रहा हूँ। तो इनसे सीखा हमने और सभी से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। आपके जैसा आपने सीखा तो आपके रोल मॉडल रहे कोई कि भाई जैसा मेन फॉलो कराओ, पूरा फॉलो कराओ? देखो ऐसा है, मैं बताऊँ, आप जिस पार्टी में रहेंगे, या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो पार्टी के सभी साथियों को अपने नेता को रोल मॉडल मानना पड़ता है। आज मैं सपा में हूँ तो मैं जो आदरणीय अखिलेश जी के विचार हैं उन्हें अपना मॉडल मान करके चलूंगा। कल मैं कांग्रेस में था तो राहुल जी के विचारों को मानता था। और उससे पहले अगर हम देखें, लोकदल, सपा, इनेलो, ये तो एक पार्टी थी, आरएलडी के विंग है जी। चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर के गाना है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा। जो साहब के बाद सब अलग अलग चौधरी हो गए, विचारधारा सबकी एक थी। वो ये कह सकते हैं हमें दो दलों का अनुभव है। कांग्रेस में हमारी शुरुआत भी कांग्रेस से हुई, बीच में भी रहे। दुख हुआ कि उन्होंने 18 साल मेरा राजनीतिक जीवन का बेशकीमती समय बर्बाद कर दिया। 18 साल मुझे आश्वासन में निकाल दिया। जिस समय मैं 48 साल का गया था और 66 साल का होकर आया, जिस समय मैं उसमें था वो मेरा काम करने का समय था, राजनीति में आगे बढ़ने का समय था। समाजवादी पार्टी का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये कहकर के कि आप लड़ो, आप में क्षमता है, मुझे एहसास करा, मेरा मोरल नहीं गिरने दिया। हमारा हौसला आदरणीय अध्यक्ष जी बढ़ाते रहे और हमें एहसास कराते रहे कि आपको लड़ना चाहिए कमेरों की लड़ाई। तो वो हम लोग बढ़ते रहे और उसका नतीजा ये हुआ, प्रतिफल के रूप में हम पार्लियामेंट में चले गए। नहीं, आशाएं विलुप्त हो चुकी थी, आशा छीन थी कि हम जागे भी नहीं जाएंगे, पर मन में जरूर रहता था कि जाएंगे जरूर। उनका बड़ा आभारी हूँ मैं इस बात का। वो बड़ा सम्मान दिया, मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया। एक कमेटी है पार्टी पे लोकसभा में, उसका चेयरमैन मुझे बना दिया। तो बड़ा आभारी हूँ उनका मैं। अखिलेश जी से जब मिलने जाते हो? हाँ, मैं मिलता हूँ, हमारे नेता है, हम उनके आदेश को फॉलो करते हैं। हम राहुल जी के साथ थे, उनके आदेश को फॉलो करते हैं। हम अजीत सिंह जी के साथ थे, उनके आदेश को फॉलो करते हैं। आदर्श दिखाई देता। रही आप उम्र की बात कर रहे हो, अभी तो मैं जवान हूँ यार। ध्यानचंद 62 साल का हॉकी खेलता था जी, मैं तो हॉकी भी नहीं खेल रहा यार। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी तो आप और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव देखेंगे हम आपके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, अपने कीमती समय में से निकाल के। कल आपको पार्लियामेंट में भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे ही मुजफ्फरनगर के जो भी मुद्दे हैं वो उठाते रहें। और मैं भगवान से एक और प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप हम जैसे युवाओं का एक मार्गदर्शक है, जिनसे मैं सुबह से आपके साथ हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों से मेरा भी अनुरोध है, आपका धन्यवाद, मुझे अपनी बात कहने का मंच दिया आपने। और साथ ही एक अनुरोध है कि अगर कहीं हमारी भूल हो तो हमें बताते रहना।
धन्यवाद आपका। ਮੁੰਡਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ